नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, जैसे कि पीछे हम देख कर के आ रहे थे, हम भारतीय साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों ही साहित्य का हम अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के साहित्य के अध्ययन में हमने जो सीरीज शुरू की थी वह पहला चैप्टर था हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमने वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा, एक ऋग्वैदिक साहित्य और एक उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य हमारा समाप्त हो चुका था जिसमें हमने 4 वेद पढ़े थे, आरण्यक ग्रंथ पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े और इसी के साथ पढ़े हमने उपनिषद। तो इन चारों को हम वैदिक साहित्य या ऋग्वैदिक साहित्य में रखते हैं। इसके बाद के कुछ ग्रंथ हैं जिनको हम वैदिकोत्तर साहित्य में रखते हैं। तो आज हम बात करते हैं हमारे सीधे चल के हम जिस लेक्चर पे जिसका नाम है वैदिकोत्तर साहित्य, ऐसा साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल या वैदिक साहित्य के बाद में की गई या सूत्र काल में की गई, तो उसे ही वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्र काल कहा गया है। इस वैदिकोत्तर साहित्य में हमने 6 वेदांग रखे, 4 उपवेद रखे हैं, स्मृति ग्रंथ रखे हैं जो पद में लिखी गई है। जैसे सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। इसके बाद पुराण है, पुराणों की संख्या कुल 18 पुराण है। जी हाँ, पुराणों की संख्या कुल 18 है। और फिर महाकाव्य है और महाकाव्य में हमने रामायण और महाभारत को रखा है। तो हम सीधे ही बात करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य की। आज हमारी जो क्लास होगी उस पर हम 2 टॉपिक की चर्चा करेंगे विस्तार से। एक है वेदांग और एक है उपवेद। जी हाँ, वेदांग और उपवेद। पीछे हमने देखे थे उपनिषद। उपनिषदों को कहा गया है वेदांत। जी हाँ, उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे वेदांत की। अंतर दोनों में ये है कि उपनिषद वेदांत कहलाते हैं। इन्हें वेदांत इसलिए कहा था क्योंकि वेदों के अंतिम भाग थे उपनिषद। जब कल हमने देखा था, हमने ब्राह्मण, आरण्यक को सबसे अंत में हमने पढ़े थे उपनिषद। तो वेदों के अंतिम भाग होने की वजह से इन्हें वेदांत कहा गया था। और आज क्लास में जिसकी चर्चा है उसका नाम है वेदांग। और वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? एक वेदांग है जिसका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। जी हाँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये हमारे 6 वेदांग हैं। वैसे तो इससे काम चल सकता है, अगर आपको संख्या पूछी जाए वेदांग कितनी है तो 6। और किस किस को हम वेदांग में रखते हैं तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। लेकिन इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। पहले हम देखें शिक्षा। शुद्ध उच्चारण के लिए, ठीक है, शिक्षा वेदांग की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेदों को सरल भाग में समझने के लिए हमें वेदांग की आवश्यकता पड़ी। उनको और सरल रूप देने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक उपनिषदों के से भी सरल रूप दिया गया, इसलिए हमें वेदांग की आवश्यकता पड़ी। और पहला वेदांग जिसका नाम है शिक्षा। तो शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा की आवश्यकता। सीधी सी बात है, शिक्षा में क्या है तो शुद्ध उच्चारण से संबंधित ग्रंथ है। इसे स्वन विज्ञान भी कहा गया है। शिक्षा को स्वन विज्ञान भी कहा गया है। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम जो ग्रंथ है, यानी कि शिक्षा शास्त्र पर जो बेस ग्रंथ है सबसे प्राचीनतम, उस ग्रंथ का नाम है गायलम। जी हाँ, आप नोट कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम है गायलम और इसके प्रवर्तक है वामनजय। जी हाँ, वामनजय इसके प्रवर्तक हैं। तो प्रश्न आता है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? गायलम। और इसके प्रवर्तक कौन है? वामनजय। शिक्षा का संबंध किससे है? शुद्ध उच्चारण से संबंध है, जिसे स्वन विज्ञान भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करूं मैं कल्प की। नेक्स्ट ग्रंथ है जिसका नाम है कल्प, या नेक्स्ट वेदांग है जिसका नाम है कल्प। कल्प का संबंध कर्मकांड व सामाजिक नियम कानून से संबंधित है। जितने भी कर्मकांड है उन सभी का समावेश कल्प में है। सामाजिक नियम, कानून, कायदे, समाज में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, कौन सी रिवायत है, कौन सी रिवाज है, उन सभी का संबंध किससे है? कल्प। तो इन सभी से संबंधित एक वेदांग है जिसका नाम है कल्प। कल्प के 3 भाग है। एग्जाम में पूछा जाता है कल्प के कितने भाग हैं या कल्प की रचना कितने भागों में हुई? 3 भागों में हुई, या इसके 3 भाग हैं। ठीक है, अब वो कैसे पूछ सकता है इनमें से कल्प का कौन सा भाग नहीं है, इनमें से कौन से कल्प के भाग हैं? तो पहले अपन इसके भाग को देखेंगे।
इसका पहला भाग है शोध सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। जी हाँ, शोध सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र ये किसके भाग हैं? कल्प के। तो शोध सूत्र का संबंध किससे है? यज्ञ से संबंधित जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है वह सूत्र है शोध सूत्र। ठीक है, यज्ञ से संबंधित जानकारी जिस सूत्र में है शोध सूत्र, और शोध सूत्र किसका भाग है? कल्प का। ठीक है, जैसे हम वेद पढ़ के आए थे तो यजुर्वेद का अर्थ था, यजु का अर्थ था यज्ञ, तो यज्ञ से संबंधित नियम कानून कायदे सब किसमें थे? यजुर्वेद में। और यहाँ पर यज्ञ से संबंधित जानकारी जिस सूत्र में है उसका नाम क्या है? शोध सूत्र है। नेक्स्ट है ग्रह सूत्र। नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, ग्रह मतलब गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ जीवन में जो समस्याएं होती है उनके समाधान या गृहस्थ जीवन से संबंधित सारी बातें किसमें है? ग्रह सूत्र में। देखें, ग्रह कर्म कांडों व यज्ञों का वर्णन है। तो घर में जो कर्म कांड होते हैं वो किए जाएंगे, उनसे संबंधित जो यज्ञ होंगे उन सब की चर्चा ग्रह सूत्र में है। और हमारे मानव जीवन में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, ठीक है, गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक की जो 16 संस्कार है उन 16 संस्कारों का वर्णन भी किसमें है? ग्रह सूत्र में है। 16 संस्कार जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्भ धारण, पुंसवन, ठीक है, पुंसवन हो गया, समावर्तन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, और अंतिम लास्ट जो संस्कार होता है वो 16वां होता है अंतिम संस्कार। तो ऐसे करके 16 संस्कारों का वर्णन किसमें है? ग्रह सूत्र में। और जो उत्तर वेदी काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे उन 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख भी किसमें हुआ है? ग्रह सूत्र में। जी हाँ, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किसमें है? ग्रह सूत्र में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रह्म विवाह था, देव विवाह था, आर्ष विवाह था, प्रजापति विवाह था, गंधर्व विवाह था, आसुर विवाह था, राक्षस विवाह था, पिशाच विवाह था। तो इन 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख भी किसमें है? ग्रह सूत्र में। तो 16 संस्कार, 8 विवाह का उल्लेख ग्रह सूत्र में। ग्रह कर्म कांडों और यज्ञों का वर्णन किसमें है? ग्रह सूत्र में। और ग्रह सूत्र का संबंध किससे है? कल्प शास्त्र से। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। जी हाँ, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें हुआ है? धर्म सूत्र में हुआ है। तो आपको याद रखना है, शोध सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र किसके भाग हैं? कल्प के। इनके विषय क्या है वो सामने लिखे हुए। यज्ञ से संबंधित जानकारी शोध सूत्र में, ग्रह कर्म कांडों यज्ञों का वर्णन शोध सूत्र में, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? धर्म सूत्र में। तो इस तरह से आपके ये 2 वेदांत हो गए हैं, एक शिक्षा और एक कौन सा हो गया? कल्प। नेक्स्ट बात करूं मैं, एक वेदांत है जिसका नाम है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का संबंध है भाषा विज्ञान से। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उससे संबंधित व्याकरण का अध्ययन या ग्रामर का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहते हो या अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, हिंदी के लिए भी आपको व्याकरण आना चाहिए। तो व्याकरण का संबंध भाषा विज्ञान से है, और भाषा विज्ञान या व्याकरण पर आधारित सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसका नाम है पाणिनि की अष्टाध्यायी। आपको ध्यान रखना है, व्याकरण पर सबसे प्राचीनतम या व्याकरण पे भी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसका है? पाणिनि का अष्टाध्यायी। उसके अलावा भी कुछ ग्रंथ है जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वार्तिक। जी हाँ, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का कौन सा है? वार्तिक है। नेक्स्ट बात करूं मैं निरुक्त की। निरुक्त का संबंध व्युत्पत्ति शास्त्र से है। जी हाँ, निरुक्त का संबंध व्युत्पत्ति शास्त्र से है, और व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित जो प्रथम आचार्य हैं उनका नाम है कश्यप ऋषि। जी हाँ, ब्राह्मणों की ऋषि हैं जिनका नाम है कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि का संबंध व्युत्पत्ति शास्त्र से है, और व्युत्पत्ति शास्त्र से व्युत्पत्ति शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? कश्यप ऋषि है। और व्युत्पत्ति शास्त्र का जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है यास्क की निरुक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निरुक्त पर आधारित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यास्क की निरुक्त। व्याकरण पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ठीक है, नेक्स्ट है छंद। छंद में अगर बात करूं तो छंद के अंदर मात्रिक ज्ञान है। तो वैदिक पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए जिस वेदांग की रचना हुई उसका नाम क्या था? छंद। तो वैदिक जो पद हैं उनको सूत्रबद्ध करने के लिए छंद लिखे गए थे।
तो मात्रिक ज्ञान है छंद, जैसे कि ये व्युत्पत्ति शास्त्र है, ये भाषा विज्ञान है, कर्मकांड सामाजिक है, शुद्ध उच्चारण है, नक्षत्र ज्ञान है। तो छंद का संबंध है मात्रिक ज्ञान से है। ठीक है, सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना। नेक्स्ट ग्रंथ है जिसका नाम है ज्योतिष। नेक्स्ट ग्रंथ का नाम है ज्योतिष और इसका संबंध नक्षत्र ज्ञान से है। ज्योतिष का संबंध किससे है? नक्षत्र ज्ञान से है। ज्योतिष के आधार पर हम किसी का भविष्य निर्धारित करते हैं या किसी के भविष्य को बता सकते हैं। तो ज्योतिष में नक्षत्र ज्ञान या भविष्य पर आधारित या ब्रह्मांड पर आधारित है। ठीक है, उनको देखकर भविष्य का निर्धारण या भविष्य बताया जाता है। ज्योतिष पर आधारित प्रथम ग्रंथ जो है वो लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। जी हाँ, ज्योतिष पर आधारित प्रथम जो ग्रंथ है वो लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। और अन्य जो ग्रंथ है उनमें गार्गी संहिता, नारद संहिता, वृहद संहिता है। आगे इनकी चर्चा हो जाएगी। ज्योतिष पर आधारित अन्य ग्रंथ गार्गी संहिता, नारद संहिता और वृहद संहिता है। तो इस तरह से हमारी 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इस तरह से हमारे कितने वेदांग हो गए? ये 6 वेदांग हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और देखिए अगर अपन इनके बारे में, जो पाणिनि है उन पाणिनि ने इनका संबंध हमारे शरीर के कुछ अंगों से बताया है। जी हाँ, इन वेदांगों का संबंध हमारे शरीर के कुछ अंगों से बताया है। तो शिक्षा का संबंध इन्होंने जिससे बताया है वह है नाक। कल्प का संबंध इन्होंने जिससे बताया है वह है हाथ। व्याकरण का संबंध बताया इन्होंने मुख से। निरुक्त का संबंध बताया इन्होंने कान से। और छंद का संबंध बताया इन्होंने पैरों से। और ज्योतिष का संबंध इन्होंने बताया है नेत्र से। जी हाँ, तो ये जो वर्गीकरण किया है वेदांगों का कि शिक्षा को नासिक से संबंध है, कल्प का हाथ से है, व्याकरण का मुख से है, निरुक्त का कान से है, छंद का पैरों से और ज्योतिष का नक्षत्र से। तो ये जो वर्गीकरण है वेदांगों का, ये किसके अकॉर्डिंग है? पाणिनि के अकॉर्डिंग है। आप ध्यान रखोगे, पाणिनि के अकॉर्डिंग ये वर्गीकरण किया गया है। शिक्षा शिक्षा नाक, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त कान, छंद पैर और ज्योतिष का किससे है? नेत्र से। अब हमारी जो क्लास है वैदिकोत्तर साहित्य पर क्लास है। 6 वेदांगों की बात हमने देख ली। अब हम 4 उपवेद भी देख लेते हैं। उपवेद को अक्सर लोग वैदिक साहित्य में रख देते हैं, लेकिन ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं बल्कि वैदिकोत्तर साहित्य है। वैदिक साहित्य में सिर्फ 4 है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद है। तो हम बात कर लेते हैं उपवेदों की। तो 4 हमारे वेद हैं और इन चारों वेदों की 4 ही क्या है? उपवेद है। और उन उपवेदों का संबंध किसी न किसी विषय से है। तो पहला जो वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का संबंध जिससे है वो है चिकित्सा। जी हाँ, चिकित्सा से। दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद का संबंध है युद्ध कला। तो पूछा गया प्रश्न है, युद्ध कला का संबंध कौन से उपवेद से है? ठीक है, युद्ध कला का संबंध कौन से उपवेद में है? जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। तो धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध कला से। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद है और इसका संबंध संगीत कला से है। और अथर्ववेद का संबंध शिल्पवेद से है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद का संबंध किससे है? शिल्प ज्ञान से। तो आज की हमारे क्लास में हमने इन दोनों चीजों को डिस्कस किया है। 6 वेदांग और 4 उपवेद। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्मृति ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो साहित्य सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास की, उसमें आज हमारी ये तीसरी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस क्लास से संबंधित और कोई सुझाव देने हैं या और कोई अपने सजेशन देने हैं या कुछ कमी बतानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।